सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में एनआईए ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एनआईए ने 12 अक्टूबर को 16 जगहों पर और 10 अक्टूबर को 15 जगहों पर छापेमारी की। कश्मीर में एनआईए और आईबी की काउंटर टेरर की टीम मौजूद है। इस ऑपरेशन को कश्मीर पुलिस, एनआईए, सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया है। तो एनआईए ने, आपको बता दें, जहां लश्कर टीआरएफ से जुड़े मामले में एनआईए को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो एक तरीके से देखिए तो जो आतंकी है उनके लिए काल बनकर इस वक्त अलग अलग जगहों पर छापेमारी टीमें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी हमलों के सिलसिले में एनआईए ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और इस मामले में एनआईए ने 12 अक्टूबर को 16 जगहों पर और 10 अक्टूबर को 15 जगहों पर छापेमारी की थी। कश्मीर में एनआईए और आईबी की काउंटर टेरर की टीम लगातार मौजूद है और इस ऑपरेशन को कश्मीर पुलिस, एनआईए, सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया है। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है लश्कर टीआरएफ से जुड़े मामले में एनआईए को यह कामयाबी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी जितेंद्र, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं आतंकियों की और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्या जानकारी अभी और मिल पा रही है? किस तरीके से घटना को ये अंजाम देना चाह रहे थे, कैसे इन्होंने घुसपैठ की और इनकी मंशा क्या थी? और बिल्कुल अर्पिता, बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि एनआईए की टीम लगातार जो टारगेटेड किलिंग आतंकवादियों के द्वारा सिविलियन की जा रही है उस पर ये एक क्रैकडाउन है। और पिछले कई दिनों से, यानी कि 10 तारीख से ही एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है जम्मू कश्मीर में और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। अभी जो एनआईए के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 लोगों को गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें लश्कर तैयबा का जो छद्म नाम टीआरएफ है उसकी तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। उनके घरों पर भी छापेमारी एनआईए की टीम की तरफ से किया गया था। साथ ही कई ऐसे आतंकी हैं जो कि एनआईए के रडार पर इस वक्त हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। जानकारी ये भी मिली है कि एनआईए की डीजी जम्मू कश्मीर गए हुए हैं और इस पूरे मामले में जिस तरीके से एनआईए की टीम लगातार क्रैकडाउन कर रही है वो एक समीक्षा बैठक वहां पर करेंगे और समीक्षा बैठक करके आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में एनआईए को बढ़ना है उस पर वो हिदायत भी देंगे। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है जम्मू कश्मीर में, वहां पर टारगेटेड किलिंग की जा रही है और इसको लेकर के एनआईए सख्त रवैया अपना रही है। आईबी की भी टीमें वहां पर मौजूद हैं और उन लोकेशंस पर नजर रखी जा रही है जहां से इस तरीके से टारगेटेड किलिंग की जा रही है और उन इलाकों पर नजर रख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे और भी छापेमारी कई जगहों पर हो सकती है और जानकारी ये भी नजर बनाए रखिए। अभी यानी कुल और जगह हैं जहां पर छापेमारी हो सकती है अभी और आतंकवादी पकड़े जाए। वहीं कश्मीर में आतंक के नेटवर्क और इसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन को लेकर आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह से बातचीत की। कश्मीर घाटी में सिविलियंस को लगातार आतंकियों ने अपना टारगेट बनाया है। सीधा बात करते हैं हम डीजी सीआरपीएफ जो कि डीजी एनआई भी हैं, कुलदीप सिंह से। सर, एक चिंता का विषय बना हुआ है जिस तरह से सिलसिलेवार से तरीके से टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस को, माइनॉरिटीज को। आप लोग बूट्स ऑन ग्राउंड हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ गांड में आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी चेक करते हैं और ये देखते हैं, कैसे असेस करते हैं करंट सिचुएशन? एक्चुअली 370 के एब्रोगेशन के बाद से आपने जैसा कि देखा है कि देयर हैज बीन अ मार्क्ड चेंज। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं टेरर ऑपरेटिव्स की, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी चेंज हुई हैं। उन्होंने देखा है कि अब उनको फुट होल्ड काफ़ी नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन भी अब उनको उतना फुट होल्ड नहीं दे रही है, तो उनको अपने साइड में लाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो शायद जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज़ को, जैसा कि पहले किया था उसी की तर्ज पे, जो माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं, उनको टारगेट किया है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस तरह की किलिंग्स हुई हैं।
तो जो नॉर्थ में जो किलिंग हुई थी कुपवाड़ा के आसपास में, उसके का जो टेरर ऑपरेटिव का एक मेंबर मारा भी गया है अभी आरआर के ऑपरेशन में और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में। पर सर इसका असली तोड़ क्या है, क्योंकि ये तो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जो कि अनआर्म्ड हैं, सरप्राइज अटैक हो सकता है, पिस्टल्स का इस्तेमाल। इसका तोड़ केवल यही है कि टेरर नेटवर्क की जो आमद है, जो उनके ऑपरेटिव्स जो आते हैं, चाहे वो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हों और दे आर गिवन दिस थिंग दी सेंटेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उनके इन्वॉल्वमेंट की जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है उसके लिए जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं। मैं आपसे पूछने ही वाले थी कि एनआईए का एक्शन हुआ है पिछले हमने 2-3 दिन से हम देखा है 10 अक्टूबर। मैं आपको बता रहा हूं कि या तो उस तरीके से उनको कोर्ट ऑफ लॉ उनको पनिश करे, और या अगर वो ऑपरेटिव हैं हथियारों के साथ और उनकी सूचना रहती है तो सीआरपीएफ और जेके पुलिस मिलके उनको एंगेज करे, एंगेज के दौरान जो भी हो। आज का जो एक नया केस है जिसपे रेड्स चल रही हैं, वो अहम केस है क्योंकि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाकी चीजों नेटवर्क को टारगेट करता है, उसके बारे में नहीं, वो ओवरग्राउंड वर्कर के ही खिलाफ नहीं है। ओवरग्राउंड वर्कर इज वन पार्ट ऑफ इट। ओवरग्राउंड वर्कर हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, उनके जो उनको हेल्प करते हैं वो हैं, और एक्चुअल ऑपरेटिव्स भी हैं। वो सभी ऐसी जो टेरर नेटवर्क्स के लोग हैं, जैसे वो जैश के हों, चाहे वो लश्कर के हों, चाहे वो हिजबुल के हों, या चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हों, और चाहे वो इसके अलबदर वगैरह के हों, इनके सभी के खिलाफ है वो चीज। और जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनके सभी के खिलाफ है वो केस। तो उसमें ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं और बाकी सब ऑपरेटिव्स हैं। तो बड़ी खबर एक और आ रही, पाकिस्तान के आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने बड़े खुलासे किए। सूत्र ये बता रहे हैं साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुए थे उस दौरान इसने हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये उस ब्लास्ट में शामिल था या नहीं था ये अभी पूछताछ में साफ होगा। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। तो रेकी करने के काम को तो इसने अभी स्वीकारा है। तो अशरफ ने आईटीओ ब्लास्ट की रेकी भी की थी। साथ ही साथ आपको बता दें जो इससे पहले अशरफ जो है, अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने ये तमाम खुलासे किए और कहा कि 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उस दौरान भी इसने हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये उस ब्लास्ट में शामिल था या नहीं था अभी ये पूछताछ में साफ नहीं हो पाया है। इस बाबत अभी इससे पूछताछ भी चल रही है। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। एक तरफ कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद त्योहारों के मौसम में फिर से खतरा बनकर मंडरा रहा है। दिल्ली में 15 साल से छिपा पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया। देश के बाकी हिस्सों में भी आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में ये आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे। इसलिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती अलग अलग इलाकों में जहां भी आशंका लग रही है वहां पर रखी गई है और एक के बाद एक ये आतंकी धरे जा रहे हैं, इन्हें पकड़ा जा रहा है। डायरेक्टली पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर ने इसको रिक्रूट किया था। स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज की और उसके बाद उसको नासिर, मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है कोई जो इसको पता है कि कोई पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। नहीं, इसने पिछले जैसे मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है। ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहां भी रहा है। तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल्ड सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला। त्योहारों के ऐन मौके पर महंगाई ने फिर से हाहाकार मचा दिया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम लोग पहले ही परेशान थे, अब सब्जियों की कीमत भी ऊपर ही भागती जा रही है। प्याज से गैस की कीमतें फिर से बढ़ गई है और कोयला संकट को लेकर बिजली की कमी का अलग ही रोना है। तो बिजली का संकट एक तरफ जहां गहराता हुआ नजर आ रहा है, वहीं महंगाई भी अब जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अब बाजारों में दिखने लग गया है। जहां पेट्रोल डीजल पहले ही जनता की जेब पर भारी था, वहीं बिजली का संकट अब गहराता जा रहा है। वहीं महंगाई की डायन जो है वो अब लोगों को खाई जा रही है। तस्वीरें कुछ रख रहे हैं हम आपके सामने, जहां एक तरफ लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगाए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब प्याज या सब्जी लेने आप पहुंचते हैं तो भी आपको भारी कीमत चुकानी होगी। Mr. Modi government
should be held responsible for this unprecedented hike. One should know, if fuel prices are hiked, they lead to cascading impact on the prices of all commodities. दो सरकारें दिल्ली में रूल करती हैं, केंद्र सरकार भाजपा की सरकार, जिनका नारा होता था सबका साथ सबका विकास। आप देख सकते हैं आज न साथ सबका ले लिया, सबके विनाश पर ये सरकारें उतारो। ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हम सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं कि प्लीज राहत दीजिए, चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप, और अपनी सरकार को आप लाभ में लाने के लिए कम से कम लोगों के साथ ये अत्याचार न करें। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक जबरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज टन पर टन से 190 रुपीज टन हो गया। इसके कारण लगभग इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे तो उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है। मुझे लगता है अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब सप्लाई करते जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे कोई पैनिक ऐसे स्थिति बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। फर्क तो इसको 700 रुपये कमाओगे जब भी 1 रुपया घर लौट के नहीं जाएगा। खाने पीने गैस दिहाड़ी में ही खत्म हो जाएंगे। अब उसके ऊपर काम होगा जब भी तो बच के जाएंगे घर पे। ज्यादा पैसे पड़ रहे हैं ना, 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा के ज्यादा हो गए। एक ही बार 15 रुपये रेट कम हुआ, एक बार में 1-2 रुपये करके फिर 50 रुपये हो गए। फिर सब काम तो है नहीं बिल्कुल, समझे। और सीएनजी पे रेट बढ़ने से फिर हमारा तो घाटा ही हो रहा है ना, और जेब पे फर्क पड़ गया और काम पे तो फर्क है ही है, पहले से काम है ही नहीं और रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो बताइए कहाँ से क्या करा जाए। बहुत बढ़ गया है सब्जी इतनी महंगी हो गई कि हम बताइए, हम जॉब कर रहे हैं तो हमको सब्जी है, हमारी 10,000 सैलरी है, सब्जी इतनी महंगी हो गई हम कहाँ से खरीदेंगे, क्या खाएंगे ये बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये कितना महंगा, इतनी महंगाई ना करिए कि हम लोगों को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी सब्जी और पेट्रोल में निकला जा रहा है। भैया बहुत महंगी मिल रही है, महंगा कम से कम 10-15 रुपए का अंतर है हर चीज पे। पैसे का सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, इसके लिए सरकार को करना चाहिए। लगातार कटौती जो है, रात भर पूरी लाइट नहीं रहती है। हाँ, रात भर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू फैल रहा है। हाँ, यहाँ पर सब परेशान है जो है। हाँ, और रात भर कटौती, रात भर तो पता चला रात भर लाइट ही नहीं है। आई 1 घंटे के लिए आई, कट गई। आती नहीं है बिजली पे, और पंखा डुलाते हैं और हम क्या करें। न मट्टी का तेल मिले, न कुछ मिले, न हम कैसे काम करें। गर्मी में अंधेरे में रहें क्या। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ हैं। गोपी गांगर अहमदाबाद से हमारे साथ है, रवीश पाल सिंह भोपाल से, अनिशा माथुर दिल्ली से और राम किनकर सिंह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अनिशा का रुख कर लेते हैं। अनिशा, दिल्ली में क्योंकि आप मौजूद हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि एक तरफ तो देखिए पेट्रोल डीजल से लोग परेशान थे, अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, बिजली भी घरों में नहीं आ रही है। दिल्ली में क्या हाल है? देखिए, दिल्ली में जो हाल है वो पूरे देश के हाल को बयां करता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। घर में आपको गाड़ी चलानी है या आपको घर में खाना बनाना है, घर में रहना है, सब कुछ पर इफेक्ट पड़ा है। आज सुबह से सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं, जो कि 2.5 रुपए ऑलमोस्ट का इंक्रीज है। 10 दिन में सेकंड मैसिव हाइक यहां पर हुई है। अब दिल्ली शहर में सीएनजी अगर आपको लेनी है तो 49.76 रुपीज आपको देना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 34 रुपए है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 56 रुपीज है और गुड़गांव में 58 रुपीज पर किलो की सीएनजी है। पीएनजी जो कि पाइप नेचुरल गैस, घर में खाना बनाने के लिए जो गैस होती है, उसके भी दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 35 रुपया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 34 और गुड़गांव में इसके 33 रुपए के दाम हो गए हैं। और यहाँ पर हम आप कुछ लोगों से भी बात करके आपको दिखा दें कि क्या हाल है। भाई साहब, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, पीएनजी के दाम बढ़े हैं, सब्जी वगैरह के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ज्यादा बढ़ा रही है हर चीज में रेट। सीएनजी का रेट बढ़ेगा, हम लोग को कमाई तो वही है, पहले रेट जो मिलता था वही रेट मिल रहा है। आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी। तो किस तरह से दाम बढ़ा है और किस तरह से आपके घर के बजट पे फर्क पड़ा है? पैसे बढ़ रही नहीं रहे, उसका रेट बढ़ रहा है तो हमारे तो फर्क पड़ेंगे इस पे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब जरा गोपी घांगर का भी रुख कर लेते हैं, वो अहमदाबाद में है, वहां की हालत भी जान लेते हैं। गोपी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कितना अंतर लोग महसूस कर रहे हैं और क्या वही हालात जहां दिल्ली में लोग जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा ही अहमदाबाद में भी महसूस कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए महंगाई की मार हर जगह पर है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 100 रुपए को छू रहा है गुजरात के अंदर। तो वही अगर सीएनजी की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में करीब 5 रुपए 50 पैसे तक सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में भी अगर सब्जियों के दाम की बात की जाए तो ज्यादातर सब्जियों में 50% दाम में बढ़ोतरी हुई है। टमाटर जो पहले 40 रुपए किलो हुआ करता था वो अब 80 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुका है। वही दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी का जो बजट है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो सुबह यहाँ पे सब्जी लेने आए हुए हैं। ये बताइए कितना बजट पे असर हुआ है आपके? मोर देन 25%। जो बजट जो बढ़ गया है काफी, हमारे घर वाले परेशान, हम भी परेशान है काफी, क्योंकि जो बजट जो 100 रुपए में चीज आती है वो 150 में आ रही है अभी। तो वो तो मीनिंग ही नहीं है। जो 60-70 वाली चीज 100 रुपए बता रहे हैं, बटा के लेने गए वहाँ पर तो उसका दाम 60 रुपए किलो। अरे क्या हो रहा है, समझ नहीं। ठीक है गोपी, रहिए जरा आप साथ। ठीक है, रवीश भी हमारे साथ हैं भोपाल से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी हैं और क्या हालात इस वक्त देश के कोने कोने में बने हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रवीश, भोपाल के क्या हाल? जी बिल्कुल, भोपाल के भी हाल वैसे ही हैं। आमतौर पर जो खबरें हम देश के दूसरे हिस्सों से देख रहे हैं, दरअसल भोपाल में अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो वो सब्जियां जिनकी अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरत हमें होती है, वो सभी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डीजल का महंगा होना। मैं जिस शहर में खड़ा हूं आपको बता दूं कि यहाँ पर डीजल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। शतक डीजल का लग चुका है, लेकिन अब सब्जियां भी धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रही हैं। टमाटर जो एक हफ्ते पहले तक 20 रुपए किलो की दर से बिक रहा था, वही टमाटर आज की तारीख में जब हम आज सुबह यहाँ पहुंचे हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। धनिया 150 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज जो है जो 25 रुपए किलो थी पिछले हफ्ते, वो आज की तारीख में 35 से 40 रुपए किलो हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये डीजल की जो कीमतें बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है। वो दुकानदार भी दो वजहों को यहाँ पे प्रमुख तौर पे मान रहे हैं। डीजल की कीमतों का कितना असर पड़ रहा है? डीजल की कीमत 113 रुपए हो गया है। डीजल 100 रुपए और पेट्रोल 113 रुपए। तो ये बहुत काफी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज में। मतलब क्या है कि भाड़े जो है बढ़ गए ट्रकों के, इस वजह से महंगाई हो रही है इसमें। ठीक है, रहिए जरा। राम किनकर भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और जरा दिल्ली में इस जगह जहां पर राम किनकर हैं वहां के भी हालात जान लेते हैं। राम किनकर, आप किस जगह पर हैं और वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको अब? अर्पिता, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है गोल मार्केट के एक सीएनजी पंप पर है। 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी सीएनजी पीएनजी में, ये साफ अंदेशा है आने वाले वक्त का कि क्या अब कैब सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। क्या वो जो गाड़ियां लोग बुक करते थे अब वो महंगी हो जाएंगी? क्योंकि आपने देखा अभी भोपाल का हम सुन रहे थे कि डीजल का दाम जब बढ़ा तो सब्जी महंगी हो गई। ऐसे में इसका रिपरकशन हो सकता है कि सीएनजी के दाम बढ़ने से कैब सर्विसेज महंगी हो सकती हैं। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुछ ही दिन बीतेगा जब हो सकता है लोगों को एक और महंगाई की मार पड़े, जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाए। हालांकि ये कयास है। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 104 रुपए है, डीजल 93 रुपए के करीब मिल रहा है। ऐसे में डीजल भी सैकड़ा छूने को है। ये सब कुछ दिखाता है कि क्या अब जब जो यात्रा का सार्वजनिक परिवहन का एकमात्र विकल्प था सीएनजी, जब वो भी सैकड़े की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में अब सरकारों के सामने क्या विकल्प होगा? क्या अब सरकारों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ झुकाव का एक रास्ता या पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि इस तरह की महंगाई की मार कम से कुमार कुणाल भी हमारे साथ गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं और वहां से वो बेहतर बता पाएंगे। कुमार कुणाल, क्या वजह है जो सब्जियां इतनी महंगी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के जनजीवन में एक और बोझ? पेट्रोल डीजल तो था ही, उसके बाद बिजली का संकट गहरा रहा है और अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, क्या वजह? बिल्कुल अर्पिता, हम सीधे चलते हैं। देखिए ये जो टमाटर है ना, जिस तरीके से इसकी लाली है उसी तरीके से अपना रूप भी दिखा रहा है, महंगा हो रहा है। जरा पूछते हैं कितना कैसे है टमाटर आप थोक में बेच रहे हैं? टमाटर जी 300 रुपए का 5 किलो है, 60 रुपए किलो। और ये खुदरा में 80 हो जाएगा जाते? हाँ जी, हाँ जी, खुदरा में। तो क्या वजह रही है, क्या बता रहे हैं क्यों इतना महंगा हो रहा है? बरसात हो रही है, इससे खराब हो रहा है फसल, इससे मंदा। आप लोग खरीदती हैं, क्या इतना महंगाई ज्यादा असर दिखा रहा है? क्योंकि 60 रुपए यहाँ पर 5 किलो मिल रहा है। महंगाई तो हो रही है। अभी लास्ट वीक मैंने लिया था तभी सस्ता था और अभी एक हफ्ते बाद आई हूँ। मैं वीकली आती हूँ यहाँ पे, जो अब की बार बहुत ज्यादा महंगा है। और भी बाकी सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। मैं 170 रुपए धड़ी लेके गई थी यहाँ से और आज 300 साढ़े 300 का रेट है यहाँ। मतलब सीधे लगभग डबल हो गया।
तो ये एक हफ्ते में बढ़ा है आप लोग मतलब 8 दिन बाद मेरा दूसरा ट्रिप लगा यहाँ पे और 8 दिन में बढ़ा है। और भी बाकी सब्जियां भी महंगी दिख रही हैं? नहीं है बाकी, हाँ है। अभी गोभी तो नया है तो गोभी तो महंगा है ही। तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने का जरिया माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों में धर्म के नाम पर विवादों के पोस्टर टांगे जा रहे हैं। यहाँ गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के आने पर रोक लगाई गई है। इस रोक पर सवाल भी उठ रहे हैं। गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। जी हां, इसे चेतावनी समझिए या कुछ और, लेकिन यहां साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी गैर हिंदू गरबा के कार्यक्रम में नहीं आएगा। ये तमाम लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं। इन लोगों ने गरबा कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर ये पोस्टर टांग दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल ने कॉलेज के गरबा प्रोग्राम से 4 मुस्लिम लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और रतलाम में पोस्टर लगा दिए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस वक्त मध्य प्रदेश में नवरात्र के मौके पर जगह जगह गरबा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जब एक धर्म विशेष में मूर्ति पूजा की मनाही है तो फिर वो हमारे कार्यक्रम में क्यों आते हैं। इन बैनरों के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं, इसमें हमने प्रत्येक बैनर पर लिखा है गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में आना वर्जित है। हम ये बैनर इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे आपको जानकारी होगी कि जो धर्म विशेष है तो उनके धर्म में बुत प्रस्ती गुनाह है। हम तो उनको जानकारी दे रहे हैं कि अगर उनके धर्म में बुत प्रस्ती गुनाह है तो फिर वो हिंदू जब लड़की गरबा करे तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए। और आपने देखा कि इतिहास में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है पहले भी, तो उनको इतना प्रेम है, अगर उनको इतना प्रेम है गरबे देखने में करने में, तो फिर अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को क्यों नहीं भेजते। इतना ही नहीं, वीएचपी ने गरबा पंडालों के बाहर अपने लोग भी तैनात कर दिए हैं ताकि कोई गैर हिंदू धर्म का कोई भी शख्स गरबा पंडाल में न आने पाए। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग कश्मीर का उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा है जम्मू कश्मीर में जिन शिक्षकों को मारा आईडी देखकर, हिंदू देखकर मारा है, तो क्या हम आईडी देखकर उनको रोक नहीं सकते गरबा प्रांगण में आने से। एक तरफ इन बैनरों और पोस्टरों के पीछे वीएचपी का कहना है कि गरबा खेलने के नाम पर एक धर्म विशेष के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और लव जिहाद की साजिश भी रची जाती है। गरबा के आयोजक भी वीएचपी के इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले हमारे बंधु आए थे, उन्होंने हमसे गरबा आयोजकों से ये निवेदन किया कि हम लोग इस तरह के बैनर, तो हमने बहुत अच्छी बात है, इस तरह के कार्य होने भी चाहिए, क्योंकि आजकल सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोग हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों पर आकर इस तरह का न्यूसेंस करने की कोशिश करते हैं और कई आपत्तिजनक लोग इस तरह यहाँ आते हैं जिनका उचित किसी और तरह, इनका इशारा किसी और तरफ जाता है। हालांकि वीएचपी के इन पोस्टरों को नेता सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर ये धर्म का मामला है तो धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान जारी करने चाहिए, न कि वीएचपी और बजरंग दल को। ये हर साल विश्व हिंदू परिषद यही बयान देता है, अगर ये कोई धार्मिक मामला है तो धर्म के जुड़े हुए लोगों को बयान देना चाहिए और किसी दूसरे मजहब के लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बयान नफरत फैलाने के लिए है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से कहूंगा कि आज वक्त ऐसा है कि रावण को हर कस्बे और हर शहर के अंदर उसको जलाना चाहिए, ताकि आज के माहौल में लोगों को पता चले कि गुनाहगार, पापी, चाहे वो किसी भी दौर के अंदर पैदा हो गया हो, उसका अंजाम यही होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में लगाए गए ये बैनर समूचे देश में वायरल हो रहे हैं। तो क्या इन पोस्टरों के जरिए विश्व हिंदू परिषद एक धर्म विशेष के खिलाफ अपना एजेंडा साबित कर रहा है? क्या इन पोस्टरों से नफरत नहीं फैलेगी? अगर गरबा में गैर हिंदू धर्म के लोगों को परमिशन नहीं है तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? विजय मीणा, रतलाम, आज तक। शाहरुख
के बेटे आर्यन आज फिर बेल के लिए कोर्ट के सामने खड़े होंगे। जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन एनसीबी भी नए सबूतों के साथ तैयार है। इन्हीं सबूतों की बिना पर वो आर्यन की बेल का विरोध करेगी। ये सबूत शाहरुख और ड्राइवर और बिल्डर इम्तियाज से पूछताछ के बाद हासिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, आज मुंबई की अदालत में सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण सुनवाई आज इस लिहाज से क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन आज फिर बेल के लिए कोर्ट के सामने खड़े होंगे। जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन एनसीबी भी नए सबूतों के साथ तैयार है। इन्हीं सबूतों के बिना पर वो आर्यन की बेल का विरोध करेगी। हालांकि इससे पहले भी कई बार एनसीबी अपनी बात रख चुकी है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ये सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई, जिसके बाद अभी तक जमानत नहीं मिली। लेकिन आज का दिन आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बार फिर से, क्योंकि आज बेल के लिए कोर्ट के सामने होंगे आर्यन। आर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन काफी अहम है। एक बार फिर से सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है, लेकिन एनसीबी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो आर्यन की फिक्र बढ़ा सकती है, क्योंकि एनसीबी किसी भी सूरत में आर्यन की जमानत नहीं होने देने की कोशिश करेगी। सोमवार को ही एनसीबी ने जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था, और अब इन 48 घंटों में एनसीबी ने जो होमवर्क किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो स्टार पुत्र के लिए अच्छी नहीं है। आर्यन के खिलाफ एनसीबी के पास सबूत हैं। आरोपियों ने आर्यन के बारे में क्या बोला? आज क्या नए खुलासे करेगी एनसीबी? एनसीबी की दलीलों से आर्यन की रिहाई में रोड़ा। एनसीबी की 2 दिन की कोशिश का नतीजा क्या निकला, ये तो कोर्ट में आज की सुनवाई में साफ होगा। लेकिन एनसीबी की तरफ से इस बात के संकेत हैं कि ड्रग्स केस में आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद आर्यन के खिलाफ कुछ नए सबूत मिले हैं, और ये सबूत वो कोर्ट के सामने रखेगी। समीर वानखेड़े से लेकर एनसीबी के दूसरे अफसर आर्यन के खिलाफ मिले सबूतों के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अशोक जैन ने जरूर कहा कि वो सरकारी वकील के संपर्क में हैं और उनकी सलाह पर काम करेंगे। अपोज करेंगे सर, आर्यन समय मांगा है सर। हम अपने सीपी साहब से संपर्क में हैं और उनकी सलाह पे हम काम कर रहे हैं। इतना तो साफ है कि एनसीबी आज आर्यन की जमानत का विरोध करेगी, और इस बार उसके पास आरोपियों से हुई पूछताछ से निकले तथ्य भी सबूतों के रूप में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि एनसीबी किस आधार पर आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। एनसीबी ने कुछ लोगों से पूछताछ से मिली जानकारी का हवाला दिया है। पापा शाहरुख के ड्राइवर ने क्या बताया? इनमें एक अहम शख्स है शाहरुख खान का ड्राइवर, जिससे 12 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। शाहरुख खान का ड्राइवर ही आर्यन और उसके दोस्तों को क्रूज के पास तक छोड़कर आया था। शनिवार यानी 9 अक्टूबर को एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से सवाल किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी में ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान एनसीबी कोर्ट में आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इम्तियाज खत्री ने आर्यन के बारे में क्या बोला? आर्यन के बारे में सबूतों की कड़ियां जोड़ रही एनसीबी ने जिस एक और शख्स से आर्यन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, वो है विवादास्पद बिल्डर और फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री। खत्री से एनसीबी ने 2 दौर में कुल 11 घंटे तक पूछताछ की। पहले दौर में 7 घंटे और दूसरे दौर में 4 घंटे। कोशिश थी आर्यन पर मजबूत शिकंजा कसना। खत्री से दोनों बार आर्यन को लेकर सवाल किए गए। उनसे पूछा गया, क्या तुम आर्यन को जानते हो? क्या आर्यन ड्रग लेता है? आर्यन खान के साथ तुम्हारी फोटो कब की है? इम्तियाज खत्री को एनसीबी अफसरों ने गिरफ्तार कर 2 आरोपियों के सामने बिठाया और सवाल किए। असल में एनसीबी को क्रूज ड्रग्स केस में कुछ लीड मिली थी और इसलिए खत्री को दोबारा बुलाया गया। शाहरुख का ड्राइवर और इम्तियाज खत्री ही वो 2 अहम लोग हैं जिनकी बताई बातें आर्यन के लिए मुसीबत बढ़ा सकती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आर्यन के पास ड्रग्स मिला या नहीं, यही सवाल एजेंसी से लेकर वकीलों के सामने है। आज आर्यन के वकील यही दलील सामने रखेंगे कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स तो मिला ही नहीं। एनसीबी आज सेशन कोर्ट से आर्यन खान को जमानत नहीं मिले, इस बात की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे कानूनी जंग और दलीलों के जरिए आर्यन की रिहाई की कोशिश करेंगे। ऐसे में अहम यह है कि आखिर किन आधार पर बचाव पक्ष आर्यन के लिए जमानत मांग रहा है। महंगे और सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे क्या दलीलें देंगे कोर्ट को यकीन दिलाने के लिए कि आर्यन बेगुनाह है। इनमें से एक अहम दलील यह है कि आर्यन और उसके दोस्तों को इस केस में फंसाया गया है। क्रूज पर सवार होने से पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। यही बात आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने भी कही थी। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। इनको बुलाया गया था, जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। आर्यन की तरफ से सतीश मान शिंदे ने जो लंबी चौड़ी जमानत याचिका लगाई है उसमें भी कई दलीलें दी गई हैं। इनमें से कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। याचिका में कहा गया है कि आर्यन निर्दोष है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आर्यन को इस केस में झूठा फंसाया गया है। खुद एनसीबी ने माना है कि आर्यन से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। आर्यन के पहले ड्रग लेने का भी कोई सबूत नहीं है। दूसरे आरोपियों से हुई बरामदगी के लिए आर्यन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एनसीबी ने बिना सबूतों के एनडीपीएस एक्ट 1985 की धाराएं लगाई हैं। एनसीबी ड्रग पैडलर से आर्यन की चैट का हवाला दे रही है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई वास्ता नहीं है। आर्यन के वकील लाख दलीलें देंगे, लेकिन एनसीबी ने भी साफ कर दिया है कि उसके पास अब आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में किसकी दलीलें भारी पड़ती हैं। आर्यन की रिहाई मुमकिन हो पाती है या फिर मन्नत को एक बार फिर अपने लाडले का इंतजार रह जाएगा। विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस की जांच कर रही एनसीबी के जोनल हेड जमीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस उन पर नजर रख रही है, उनकी जासूसी करवा रही है। वानखेड़े ने इसके कथित सबूत भी महाराष्ट्र के डीजीपी को दिए हैं और पुलिस ने जांच का सिरा संभाल लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े। वानखेड़े के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब वो मुंबई में अपनी मां की मजार पर जा रहे थे। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों को ये फुटेज देकर शिकायत की है कि उस समय 2 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। ये दोनों पुलिस वाले ओशिवारा पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। सर आपकी जासूसी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। आप डीजीपी से मिलने गए थे सर? आप डीजीपी से मिलने गए थे? वानखेड़े की मां का देहांत 6 साल पहले हुआ था और वो रोजाना अपनी मां की मजार पर जाते हैं। सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। लेकिन आप डीजीपी से मिलने गए थे? कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे वानखेड़े एनसीबी की हर रेड का हिस्सा रहे हैं। कई मौकों पर उन पर ड्रग पेडलर्स ने हमले भी किए हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह की शिकायत की है। सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं कि जो उनके हर पल पल की खबर जासूस की तरह रखना चाहते हैं, उस कारण में उनके पीछे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वह बताती है कि महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस का गलत उपयोग करते हुए उन्हें उनके पीछे लगाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने वानखेड़े पर निगरानी रखने का कोई आदेश नहीं दिया है। जो समीर वानखेड़े एलिगेशन ऐसा है ना, अगर अभी मैंने तो ऐसा सुना है कि उन्होंने डीजी के पास कंप्लेंट दी है, तो देखूंगा, मेरे पास आएगा जब देखूंगा।
क्रूज ड्रग केस से पहले समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस की भी जांच की है। इससे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी वानखेड़े ने एक ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार एनसीबी के कामकाज पर उंगलियां उठा रहे हैं और एनसीबी पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि उस रात जब क्रूज पर रेड पड़ी थी, उस दौरान वहाँ बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में एनसीबी ने जाने दिया। रिया चक्रवर्ती और सुशांत का मामला शुरू करके जिस तरह से चीजें रची गई, जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पे कभी सारा अली खान आ रही है, कभी अर्जुन रामपाल आ रहा है, कभी दीपिका पादुकोण आ रहा है, सारे कैमरे उनके तरफ फोकस किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी लूटी जा रही है। ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मनीष भानुशाली को हमने एक्सपोज किया। कंबोज साहब हैं, 100 करोड़ का इन्होंने नोटिस भेजा, आज बोल रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। इन्होंने जिस तरह से सारी भूमिका इसमें निभाई है, इनकी मीटिंग वानखेड़े के साथ 7 तारीख को कहाँ हुई, उसके भी वीडियो 1-2 दिन में मैं रिलीज करने वाला हूं और मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। पूरा ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऋषभ सचदेव मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे वाइफ के छोटे भाई हैं और जिस दिन क्रूज यहां से मुंबई से क्रूज सेल कर रहा था, वो भी उसमें वन ऑफ द 1500 कोई बोलता है, कोई 1300 बोलता है, मेरे पास जानकारी नहीं है, 2000 पैसेंजर में से एक पैसेंजर है। कौन ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बेचता है या ड्रग खरीदता है, सब जांच करने के बाद जब उनको पूरी तरह से एनसीबी को लगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई भी चीज का सेवन नहीं करते, ना ही पेडलर है, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने वहां से जाने दिया, जिसमें से ऋषभ सचदेव एक है। समीर वानखेड़े और एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों से इनकार किया है। 40 साल के समीर वानखेड़े 2008 के बैच के IRS ऑफिसर हैं। सोमवार को ही उन्हें एनसीबी में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है।